नेक्स्ट टॉपिक जो हम स्टडी करने जा रहे हैं वो है मॉडर्न थ्योरी ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर। अभी तक जो हमने बोहर का जो एटॉमिक मॉडल पढ़ा था उसमें हमने ये देखा था कि बोहर ने ये कहा था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अराउंड किसी फिक्स्ड ऑर्बिट के अंदर जो है वो रिवॉल्व करता है। इसी तरीके से दूसरा जिसका पास्टुलेट था कि इलेक्ट्रॉन जब तक किसी एक पर्टिकुलर ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व करेगा तो उसकी एनर्जी जो है वो कांस्टेंट रहेगी, वो फिक्स रहेगी। अब जो मॉडर्न थ्योरी है एटॉमिक स्ट्रक्चर की, वो हमें ये बताती है कि जब फर्दर एटॉमिक स्ट्रक्चर पे स्टडी किया गया तो इट वाज ऑब्जर्व दैट कि इलेक्ट्रॉन जो है अकॉर्डिंग टू जो मॉडर्न थ्योरी है, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न थ्योरी it was observed that electron can behave both wave-like and पार्टिकल लाइक। इलेक्ट्रॉन जो है वो दोनों तरह की प्रॉपर्टीज देता है, वेव लाइक प्रॉपर्टी भी देता है और मटेरियल लाइक यानी कि पार्टिकल लाइक प्रॉपर्टीज भी देता है। इन दोनों तरह की प्रॉपर्टीज जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है वो शो करता है। जैसा वेव लाइक प्रॉपर्टी जिसमें हमने देखा है कि जो लाइट की प्रॉपर्टी है कि लाइट जो है वो वेव की फॉर्म में ट्रेवल करती है, तो ऐसे ही जो इलेक्ट्रॉन जो है वो दोनों तरह की प्रॉपर्टी शो करता है, वेव लाइक प्रॉपर्टीज भी शो करता है और मटेरियल लाइक पार्टिकल प्रॉपर्टीज भी शो करता है। अब बोहर ने ये कहा था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अराउंड किसी भी एक फिक्स ऑर्बिट के अंदर वो रिवॉल्व करता है। से हमारे पास ये न्यूक्लियस है तो कोई भी अगर से इलेक्ट्रॉन है तो वो एक पर्टिकुलर ऑर्बिट के अंदर जो है वो रिवॉल्व करेगा। से फर्स्ट ऑर्बिट है तो अगर एक इलेक्ट्रॉन जो है वो या तो फर्स्ट ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा या फिर जो है वो सेकेंड ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा। जबकि मॉडर्न थ्योरी हमें ये कहती है कि इंस्टेड ऑफ सेइंग दैट कि इलेक्ट्रॉन जो है किसी एक फिक्स्ड ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व कर रहा है कि वो इसी रीजन में ही रिवॉल्व कर रहा है, इंस्टेड ऑफ दिस हम ये कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अराउंड किसी भी के अराउंड इस रीजन में इलेक्ट्रॉन की जो है वो प्रोबेबिलिटी है, इलेक्ट्रॉन जो है वो इस रीजन में जो है उसके चांसेस ऑफ अकरेंस हो सकते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि देयर इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दिस पर्टिकुलर रीजन, इंस्टेड ऑफ सेइंग दैट कि इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी एक फिक्स्ड ऑर्बिट के अंदर जो है वो रिवॉल्व कर रहा है। यानी हम ये कह सकते हैं कि ये वो रीजन है कि जिसमें इलेक्ट्रॉन की जो है प्रोबेबिलिटी है, मींस कि इलेक्ट्रॉन की जो है वो चांसेस ऑफ अकरेंस है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो इस पर्टिकुलर रीजन के अंदर जो है वो रिवॉल्व कर रहा है। और मॉडर्न थ्योरी हमें ऑर्बिटल की डेफिनेशन भी बताती है कि ऑर्बिटल वो रीजन है कि जहां पे इलेक्ट्रॉन की जो प्रोबेबिलिटी है वो मैक्सिमम होती है, कि मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो उस पर्टिकुलर ऑर्बिट के अंदर जो है वो रिवॉल्व कर रहा है। तो हम ये नहीं कह सकते इलेक्ट्रॉन जो है वो सिर्फ इस पर्टिकुलर ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व कर रहा है। और ये जो है बोहर की एटॉमिक थ्योरी का जो है वो ड्रॉबैक है कि बोहर ने ये कहा था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करते हैं, सर्कुलर ऑर्बिट्स के अंदर रिवॉल्व करते हैं। जबकि एक साइंटिस्ट का नाम था समरफेल्ड, उसने ये शो किया था, इसने प्रूव किया था कि जो एटम है उसके अराउंड जो एटम बेसिकली जो न्यूक्लियस के अराउंड वो स्फेरिकल पाथ के अंदर रिवॉल्व करते हैं या इलिप्टिकल पाथ में रिवॉल्व करते हैं, दे आर नॉट रिवॉल्विंग इन द सर्कुलर पाथ। और दूसरी जो बोहर ने ये कहा था कि इलेक्ट्रॉन जो किसी भी एक फिक्स्ड ऑर्बिट के अंदर न्यूक्लियस के अंदर रिवॉल्व करेंगे, इंस्टेड ऑफ दिस हम ये कह सकते हैं कि देयर इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दिस पर्टिकुलर रीजन। और ये जो प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस के अराउंड, इट कैन नॉट बी जीरो इवन अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस एंड इवन अ वेरी लार्ज डिस्टेंस अप टू इंफिनिटी। मींस हम ये कह सकते हैं कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के बहुत ज्यादा करीब वेरी स्मॉल डिस्टेंस पे भी उसकी इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी हो सकती है, और इवन अ वेरी लार्ज डिस्टेंस अप टू आप कह सकते हैं कि इंफिनिटी डिस्टेंस तक भी जो प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो पॉसिबल है। सो वी आर नॉट श्योर दैट कि इलेक्ट्रॉन जो है वो कितने डिस्टेंस तक, यानी कि किसी भी इवन वेरी स्मॉल डिस्टेंस तक भी इलेक्ट्रॉन की
प्रोबेबिलिटी हो सकती है, और इवन एट अ वेरी लार्ज डिस्टेंस अप टू इंफिनिटी तक भी इलेक्ट्रॉन की जो है वो प्रोबेबिलिटी हो सकती है। हम ये नहीं कह सकते कि इलेक्ट्रॉन जो पर्टिकुलरली इस सर्कुलर पाथ के अंदर जो है वो रिवॉल्व कर रहा है। इंस्टेड ऑफ दिस वी कैन से दैट कि इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग इन दिस पर्टिकुलर रीजन, यानी उसकी प्रोबेबिलिटी हो सकती है इस पर्टिकुलर रीजन के अंदर। सो दिस वाज द ड्रॉबैक ऑफ बोहर्स एटॉमिक थ्योरी। अब उसके बाद जो बोहर की एटॉमिक थ्योरी है वो हमें एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, हम बोहर की थ्योरी को यूज करके हम एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम जो है उसके अंदर जो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी बोहर थ्योरी हमें ये बताती है, बोहर थ्योरी enable to us to calculate the energy of an electron in an orbit of हाइड्रोजन एटम। बोहर की थ्योरी को यूज करके हम किसी भी इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो उस किसी भी ऑर्बिट के अंदर जो है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। से अगर हमारे पास ये न्यूक्लियस है और अगर इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व कर रहा है तो बोहर की थ्योरी जो है वो हमें ये बताती है कि इस इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो हम फर्स्ट ऑर्बिट में कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर इसी तरीके से कोई इलेक्ट्रॉन सेकेंड ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो उसकी एनर्जी भी जो है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। So this is the advantage of Bohr atomic theory। और जो एटम न्यूक्लियस के जितना करीब होता है उस ऑर्बिट की जो ऑर्बिट न्यूक्लियस के जितना करीब होगा दैट विल हैव लीस्ट एनर्जी। और जो ऑर्बिट न्यूक्लियस से दूर होगा उसकी एनर्जी जो होगी वो ग्रेटर होगी। जैसे आप सेकेंड ऑर्बिट है हमारे पास, तो जो सेकेंड ऑर्बिट वो न्यूक्लियस से ज्यादा आ गया तो इसकी जो एनर्जी होगी ग्रेटर होगी देन दैट ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट जो न्यूक्लियस के करीब होगा। और ये जो एनर्जी का जो इंक्रीजिंग ऑर्डर है वो प्रोग्रेसिवली इंक्रीज होता जाएगा। जो नंबर ऑफ जो ऑर्बिट्स है न्यूक्लियस के अराउंड वो इंक्रीज होते जाएंगे। अगर यहाँ पे थर्ड ऑर्बिट है तो थर्ड ऑर्बिट की एनर्जी जो है वो सेकंड से ज्यादा हो जाएगी, और इसी के से जो फोर्थ ऑर्बिट होगा उसकी एनर्जी जो है वो थर्ड से ज्यादा होती जाएगी। और इसी तरीके से हम ई जो ऑर्बिट है उसमें जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम फाइंड आउट कर सकते हैं। वो भी हमने फॉर्मूला डिराइव किया था कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट आर accommodated by an orbit can be found by using formula 2n²। ये 2n² का फॉर्मूला हम यूज करके किसी भी ऑर्बिट के अंदर जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। वेयर हमने लास्ट टाइम देखा था जो n है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है और इसकी जो वैल्यूज होती हैं वो स्टार्ट होती हैं 1 से। वेयर n जो है हमारे पास n इज अ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और इसकी जो वैल्यूज है वो स्टार्ट होती हैं n इज इक्वल टू 1, 2, 3 एंड अप टू सो ऑन। जब n की वैल्यू 1 होती है तो ये रिप्रेजेंट करता है, मैंने लास्ट सेक्शन में हमने डिस्कस किया था, n की वैल्यू जब 1 होती है तो दैट विल रिप्रेजेंट द k शेल या k ऑर्बिट। एंड k ऑर्बिट के अंदर जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो n की वैल्यू जब 1 होगी तो हम 2 की n की जगह 1 पुट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2 × 1 का स्केयर। सो दिस विल बी इक्वल टू 2 × 1 दैट इज इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन्स। मींस कि जो पहला ऑर्बिट है जिसको हम k शेल कह रहे हैं उसमें मैक्सिमम जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन वो रिवॉल्व कर सकते हैं, या मैक्सिमम जो पॉसिबिलिटी इलेक्ट्रॉन की रिवॉल्व करने की k शेल के अंदर वो 2 है। अब अकॉर्डिंग टू इसी तरीके से बोहर ने जो है वो कुछ एलिमेंट्स की जो है एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी उसने डिस्क्राइब की थी। सो अकॉर्डिंग टू
Bohr theory, according to Bohr theory, the electronic configuration of some elements are as follows. जैसा कि हमारे पास कार्बन का एलिमेंट है, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6 और इसका मास नंबर है 12। तो बोहर ने इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ की थी वो ऐसी थी कि कार्बन के जो एटम के सेंटर में हमारे पास न्यूक्लियस है, और चूंकि इसका एटॉमिक नंबर 6 है, इसका मतलब यह है कि इसके न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो 6 है और नंबर ऑफ जो न्यूट्रॉन है वो भी 6 है, क्योंकि 12 में से जब हम निकालेंगे, क्योंकि इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 6 है और मास नंबर जो है वो इसका 12 है। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हम फाइंड आउट कर सकते हैं। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो होते हैं हमारे पास होता है मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। मास नंबर इसका 12 है माइनस एटॉमिक नंबर इसका 6 है, दिस विल बी इक्वल टू 6। अब जो इसका पहला ऑर्बिट है, चूंकि इसके पास 6 प्रोटॉन्स हैं, तो इसका मतलब है कि इसके पास 6 ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो पहला जो ऑर्बिट है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहे हैं फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर, और जो सेकंड ऑर्बिट है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहे हैं। दिस इज द सेकंड ऑर्बिट, और इसमें जो है वो 4 इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहे हैं। सो दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर कार्बन एटम। इसी तरीके से हम अदर एलिमेंट्स के लिए भी ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे अगर हमारे पास एलिमेंट है सोडियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11 और इसका मास नंबर है 23। मींस इसका मतलब ये है कि इसका जो एटॉमिक नंबर है उसको हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं, वो 11 है और मास नंबर इसका 23 है। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो हो जाएंगे इसके पास वो आ जाएंगे 23 माइनस 11 दैट आर इक्वल टू 12। अब जब इसकी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करेंगे तो सबसे पहले इसका ये न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस में जो है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है वो 11 है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 11 है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो 12 है। ये इसका पहला ऑर्बिट है। टोटल क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 11 है, इसका मतलब है कि इसके पास 11 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं। पहले ऑर्बिट में के में हमें बताया कि मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर सकते हैं। सेकंड जो ऑर्बिट है वो एल ऑर्बिट है और एल में मैक्सिमम जो है वो 6 इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद टोटल 11 है, तो 11 में से 2 जो है वो पहले ऑर्बिट पे हैं और बाकी जो 8 इलेक्ट्रॉन है वो सेकेंड ऑर्बिट में है। तो टोटल इसके पास यहां तक 10 इलेक्ट्रॉन हो गए और जो थर्ड ऑर्बिट है उसमें सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहा है। सो दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर सोडियम एटम। सो दिस स्कीम वाज डिराइव्ड बाय Bohr and this scheme is only work well for the smaller elements whose atomic number is small। यानी ये जो इसकी स्कीम थी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, ये उन एलिमेंट्स के लिए तो ये आप कह सकते हैं उसको अप्लाई कर सकते हैं कि जिनका एटॉमिक नंबर जो है वो स्मॉल है, लेकिन ये जो स्कीम है ये फेल हो जाती है फॉर द एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर जो है वो ग्रेटर होता है या हैवियर, जिनके एटॉमिक नंबर लार्ज होते हैं, उनके लिए ये स्कीम जो है वो वैलिड नहीं है, क्योंकि आगे जाके बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन हो जाती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो इंक्रीज हो जाते हैं। तो उन इलेक्ट्रॉन को इस तरह शेल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना जो है वो डिफिकल्ट होता है। तो ये जो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की जो स्कीम थी बोहर्स की, सो दिस स्कीम इज ओनली वर्क वेल फॉर द एलिमेंट्स whose atomic number is small, but this scheme is not work well for the elements whose atomic number is large। अब इसी तरीके से जो मॉडर्न थ्योरी है उसमें यह है कि ईच जो एनर्जी लेवल है उसको हम प्रिंसिपल एनर्जी लेवल भी कह सकते हैं और उसको हम शेल कह सकते हैं।
each principal energy level is called शेल। यानी जो न्यूक्लियस के अराउंड जो हर एनर्जी लेवल है उसको हम शेल भी कह सकते हैं। जैसा कि फर्स्ट एनर्जी लेवल है उसको हम के शेल कहेंगे, दूसरा जो एनर्जी लेवल है उसको हम एल शेल कहेंगे, और इसी तरीके से एम शेल और एन शेल होगा। अब मॉडर्न थ्योरी हमें ये कहती है कि जो ईच शेल है वो आगे डिवाइड होता है सब शेल के अंदर। ईच सब शेल each shell consists of सब शेल, यानी कि हर जो शेल होता है वो फिर आगे फर्दर सब शेल के अंदर डिवाइड होता है। एंड द नंबर ऑफ शेल्स एंड द नंबर ऑफ सब शेल आर equal to principal quantum number of shell। कि किसी भी शेल का जो क्वांटम नंबर होगा उतने ही नंबर ऑफ जो सब शेल होंगे उस शेल के अंदर प्रेजेंट होंगे। से हमारे पास जो पहला शेल के शेल है तो इसका जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है एन की वैल्यू हमारे पास 1 है। इसका मतलब ये है कि जो के शेल है इसमें सिर्फ एक ही सब शेल है और वो है एस स्मॉल एस सब शेल। इसी तरीके से जब हम एल शेल की बात करते हैं तो एल शेल जो है इसके लिए हमारे पास एन की वैल्यू है 2। इसका मतलब ये है कि जो एल शेल है इसमें नंबर ऑफ सब शेल जो है वो 2 है और दीज सब शेल्स आर एस एंड पी है। इसी तरीके से हमारे पास जब हम बात करते हैं एम शेल की तो एम शेल के लिए हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू है 3। इसका मतलब है कि जो हमारे पास एम शेल है उसमें जो नंबर ऑफ सब शेल्स है वो 3 है और वो है एस पी और डी है हमारे पास। और इसी तरीके से जब हम आगे बात करते हैं एल शेल की तो उसके अंदर जो है नंबर ऑफ जो सब शेल्स हैं वो 4 हो जाते हैं। एल की जब हम बात करते हैं तो इन दैट केस जो एन की वैल्यू हमारे पास 4 है, जिसका मतलब ये है कि इसमें 4 जो है वो सब शेल हैं और वो कौन कौन से हैं, एस पी डी और एफ है हमारे पास। तो जो ईस्ट प्रिंसिपल जो क्वांटम नंबर है वो हमें किसी भी शेल के अंदर नंबर ऑफ सब शेल के बारे में आइडिया देता है। अगर किसी भी मतलब किसी भी शेल का अगर एन की वैल्यू 1 है तो इसका मतलब है कि इसके अंदर सिर्फ एक ही जो है वो उसका सब शेल है। अब हम आगे चलते हैं, देखते हैं कि इन सब शेल के अंदर फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने रिवॉल्व कर सकते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन जो है वो अकोमोडेट हो सकते हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो ईच सब शेल के अंदर अकोमोडेट हो सकते हैं, एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर सकते हैं। इसी तरीके से जो पी सब शेल है उसमें मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर सकते हैं। इसी तरीके से हमारे पास जो डी सब शेल है उसमें मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर सकते हैं और जो एफ सब शेल है इसमें 14 इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर सकते हैं। सो दिस इज व्हाट अबाउट द एटॉमिक थ्योरी फॉर अकॉर्डिंग टू modern theory which discussed the atomic structure of an atom। अब ये हमने अभी जो इस थ्योरी में हमने स्टडी किया कि जो बोर ने स्कीम ड्राइव की थी फॉर द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट, वो जो स्कीम थी वो स्मॉल एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर स्मॉल था उसके लिए तो वो वर्क करती थी, उसके लिए वो अप्लाईकेबल थी। लेकिन जिन एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर लार्ज था तो उसके लिए उस स्कीम को हम अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी रीजन ये है कि जो जो नंबर एटॉमिक नंबर बढ़ता है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स जो है और न्यूट्रॉन्स वो इंक्रीज हो जाते हैं।
तो इलेक्ट्रॉन की जो रिप्रेजेंटेशन है वो और शेल की फॉर्म में फॉर द लार्जर एटॉमिक नंबर एलिमेंट्स के लिए रिप्रेजेंट करना डिफिकल्ट है। सो फिर अनदर स्कीम ड्राइव की गई फॉर द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड दैट इज द इलेक्ट्रॉनिक configuration of एलिमेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स कि हम इलेक्ट्रॉन्स को किसी भी एलिमेंट के अंदर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। इसके लिए जब हम एक रूल स्टडी करेंगे एंड दैट रूल इज कॉल्ड ऑफ-बाउ प्रिंसिपल। इस प्रिंसिपल के तहत हम जो है इलेक्ट्रॉन्स की जो है वो फिलिंग करेंगे किसी भी एलिमेंट के अंदर। दिस प्रिंसिपल स्टेट्स दैट इलेक्ट्रॉन्स are filled first in lower energy ऑर्बिट्स, यानी जिन ऑर्बिट्स की एनर्जी सबसे कम होगी उनके अंदर इलेक्ट्रॉन है वो सबसे पहले हम फिल करेंगे और उसके बाद प्रोग्रेसिवली जितनी एनर्जी बढ़ती जाएगी तो उसी हिसाब से हम इलेक्ट्रॉन को फिल करते जाएंगे। लेकिन जिन ऑर्बिटल की एनर्जी सबसे कम होगी उनमें हम सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे। से हमारे पास इसका जो ऑर्डर है हमारे पास, और हमने देखा था कि जो ऑर्बिटल न्यूक्लियस के जितना करीब होगा उस ऑर्बिटल की एनर्जी सबसे कम होगी। जैसा कि हमें पता है कि जो 1s ऑर्बिटल होता है वो न्यूक्लियस के सबसे ज्यादा करीब होता है, तो इस ऑर्बिटल की एनर्जी सबसे कम होती है। तो इसका हम ऑर्डर लिख रहे हैं कि सबसे कम एनर्जी जो है वो 1s की एनर्जी सबसे कम होती है, तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉन जो है वो 1s में फिल करेंगे, उसके बाद 2s में, उसके बाद हमारे पास आता है 2p और उसके बाद 3s आता है और 3s के बाद हमारे पास 3p आता है और इसी तरीके से आगे मूव करते हैं तो 4s एंड सो ऑन। तो ये ऑर्डर हमने फॉलो करना है। जब भी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे किसी भी एलिमेंट के लिए तो हम सबसे पहले जो उसके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हम s ऑर्बिटल में फिल करेंगे, उसके बाद p में और उसके बाद फिर आगे 2s में और फिर 2p में और 3s और फिर आगे प्रोग्रेसिवली हम मूव करते रहेंगे। उससे पहले हमें ये बता लीजिए कि जो s ऑर्बिटल है इसमें मैक्सिमम जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट हो सकते हैं और p में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन जो है वो अकोमोडेट हो सकते हैं। अब से हमारे पास कोई भी एलिमेंट है, अगर हम बात करते हैं हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है वो 1 है। इसका मतलब ये है कि इसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है 1 है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी हमारे पास 1 ही होगा। इसकी जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे सो दिस विल बी इक्वल टू, सबसे पहले 1s ऑर्बिटल है तो इसके बाद चूंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है तो यहां पे हम इसको 1s के अंदर उस इलेक्ट्रॉन को फिल कर देंगे। आगे अगर हम मूव करते हैं, से हमारे पास एलिमेंट है हीलियम whose atomic number is 2. It means that there are 2 electrons present in the helium atom. इसकी जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1s, क्योंकि s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हैं, तो यहाँ पे चूंकि 2 इलेक्ट्रॉन है वो दोनों इलेक्ट्रॉन जो है वो s ऑर्बिटल के अंदर हम फिल कर देंगे। आगे मूव करें तो हमारे पास नेक्स्ट एलिमेंट है लिथियम whose atomic number is 3, which means जिसके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इलेक्ट्रॉन जो फिल करेंगे 1s में। अब 1s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, लेकिन इसके पास टोटल 3 इलेक्ट्रॉन है तो 2 इलेक्ट्रॉन हम s में फिल कर लेंगे। फिर आगे नेक्स्ट जो ऑर्बिटल है वो 2s है और 2s में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो हम फिल करेंगे, तो टोटल इलेक्ट्रॉन इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। नेक्स्ट एलिमेंट है हमारे पास से ब्रिलियम है। ब्रिलियम का एटॉमिक नंबर होता है 4, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1s में 2 इलेक्ट्रॉन और फिर नेक्स्ट 2s, तो 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो इस तरीके से इसके टोटल 4 इलेक्ट्रॉन जो है वो 1s और 2s में अकोमोडेट हो जाएंगे।
अब ये तो स्मॉलर एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर स्मॉल था उनके लिए हमने लिखी है। अब अगर हमारे पास एलिमेंट है से सोडियम है, अब सोडियम का जो एलिमेंट है इसका एटॉमिक नंबर होता है 11। इसकी जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, इसका मतलब है कि इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो सबसे पहले 1s में 2 इलेक्ट्रॉन्स आगे, फिर 2s में फिर 2 इलेक्ट्रॉन्स आगे, और s में मैक्सिमम हम 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हम फिल नहीं कर सकते। 2 से कम कर सकते हैं लेकिन 2 से ज्यादा नहीं फिल कर सकते। आगे जब हम मूव करेंगे तो हमारे पास नेक्स्ट है जी 2p है। तो 2p में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। तो चूंकि इसके पास 11 है तो 2, 4 और 6 10 हो गए। और उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आया था 3s। तो 3s में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो हम फिल कर देंगे। आगे जब हम मूव करते हैं, से अगर हमारे पास एलिमेंट है सल्फर, सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है हमारे पास 16। इसकी जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रिप्रेजेंट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1s2, 2s2, 2p6 10 हो गए। टोटल इसके पास 16 इलेक्ट्रॉन है। तो 3s में हमारे पास आ जाएंगे फिर 2 आ गए हमारे पास। तो अब हमारे पास इलेक्ट्रॉन हो गए 10 और 12 और आगे आ जाएगा 3p। तो 3p में हमारे पास आ जाएंगे 12 और +4 हो जाएंगे हमारे पास। अब से अगर हमारे पास ऐसा एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर थोड़ा सा लार्ज है, जैसा कि कैल्शियम है, कैल्शियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 20 होता है। इसका मतलब है कि कैल्शियम के पास टोटल 20 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो हम लिखेंगे पहले सबसे पहले 1s2, 2s2, 2p के अंदर 6 आ गए, 3s में भी 2 आ गए और 3p में 6 और आगे टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए यहां तक हमारे पास 10, 12 और +6 18। और उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास आता है ऑर्बिटल वो है 4s और 4s में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन है। तो इस तरीके से इस प्रिंसिपल को यूज करते हुए हम किसी भी एलिमेंट की जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। लेकिन ये जो ऑर्डर है हमारे पास, ये हमें ऑर्डर बताना चाहिए कि सबसे जो लोअर एनर्जी है वो 1s ऑर्बिटल की है, उससे कम जो है वो 2s की है और उससे कम फिर 2p की है और उसके बाद 3s की और फिर 3p की और 4s की है। तो इस सीक्वेंस को हमने याद करते हुए हम किसी भी एलिमेंट की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसको हम लिख सकते हैं।